तो आज हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम आगे रीड करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द डैनियल सेल। कितना है? 1.1। ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होती है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है? -NF(E) स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये देखो यहाँ से पता चल जाएगा 2। ठीक है। एफ की वैल्यू हमें पता है 96,487 कूलम। ई स्टैंडर्ड हमें दे रखा है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे विद नेगेटिव साइन तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 21,227 जूल पर मोल। तो हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, हमें क्या निकालना है? कंडक्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कंडक्टेंस जो है उसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन अ फ्यू टर्म्स बिफोर वी कंसीडर द सब्जेक्ट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। किसकी कंडक्टेंस? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितना फ्लो हो सकती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली टर्म है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर। जैसा कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है। और जो क्या है इसकी एसआई यूनिट है, जो किसके इक्वल होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर साइमन क्यूब एरिया स्क्वायर। इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको मेज़र कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखेंगे फिजिक्स में, जो हमारा तीसरा चैप्टर है, वहाँ पे हम इसके बारे में वहाँ देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रो कहते हैं। रो क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या फिर आप कह सकते हो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी मोहो ओम मीटर होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ओम सेंटीमीटर बोल सकते हैं अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में मेजर करें। ठीक है। तो IUPAC ने रिकमेंड किया था रेजिस्टिविटी ओवर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह आप रेजिस्टिविटी भी भूल सकते हो। ठीक है। तो कुछ बुक्स में आपको रेजिस्टिविटी मिलेगी, कुछ बुक में इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा होगा। ठीक है। फिजिकली हम रजिस्टिविटी को कैसे मेज़र करते हैं? फिजिकली रजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। जब हमारी जो भी हम वायर यूज़ कर रहे हैं वो 1 मीटर लंबी हो और उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस केस में रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। 1 ओम मीटर के अंदर 100 ओम सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। और आप कह सकते हो 100 ओम, और आप कह सकते हो 1 ओम सेंटीमीटर के अंदर कितने ओम मीटर हो सकते हैं? 0.010, क्योंकि ये इधर चला जाएगा और यहाँ डिवाइड में होकर हमारे 1 से डिवाइड होकर हमारे पास आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम रेजिस्टेंस का इन्वर्स कर लें, रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो वहाँ एक क्वांटिटी आती है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ठीक है जी। कंडक्टेंस क्या होता है? हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू क्या होगी? A डिवाइडेड बाय रो L, और 1/रो को एक क्वांटिटी कहते हैं यहाँ पे कापा। ठीक है। यहाँ पे जो SI यूनिट है कंडक्टेंस की SI यूनिट होती है साइमन, जो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके इक्वल होते हैं? ओम इनवर्स के। ठीक है। आप मोहो भी बोल सकते हो, आप साइमन भी बोल सकते हो, दोनों वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इन्वर्स ऑफ रजिस्टिविटी, और अगर हम रजिस्टिविटी का इन्वर्स ले लें
तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर आप कह सकते हो कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से, के, स्मॉल के से कापा बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको वहीं आईयूपीएसी ने कहा था कि आप कंडक्टिविटी बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ साथ। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको कंडक्टिव भी मिलेगा, कुछ बुक्स के अंदर इसका नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है हमारी साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, कुछ लोग इसको सीजीएस में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी करते हैं। ठीक है, एक साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स 100, उल्टा लिख दिया ये शायद, आई थिंक नहीं, 100 साइमन मीटर इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी जो है वो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is equal to its conductance when a wire 1 meter long having cross sectional area 1 meter square, कि एक वायर है उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो उस टाइम पे उसका जो भी कंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, उसकी कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी सोडियम, कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है इट मीन्स वो उतना मेटालिक करेक्टर शो कर रहा है, कंडक्टिविटी जितनी लो है इसका मतलब वो उतना इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो सोडियम है उसकी कंडक्टिविटी, कॉपर की कंडक्टिविटी, सिल्वर, अगर आप देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी है वो सिल्वर की है, उसके बाद क्या है कॉपर की है, और फिर उसके बाद है हमारे पास आयरन की, इसकी गोल्ड की। तो आप समझ सकते हो हमारे पास कि सबसे ज़्यादा जो कंडक्टर आपके लिखा होता है ना कि सब बेस्ट कंडक्टर, हु इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो रहा है सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो आती है हमारी 10⁻⁻16 के अराउंड, और सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी आती है वो आती है लगभग 10⁻⁻7। ठीक है, और इनकी जो कंडक्टिविटी आती है कंडक्टर्स की वो कितनी होती है, हमारी कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर्स की ये होती है 10⁻3। ठीक है, तो ये हमारा मेन डिफरेंस है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन कंडक्टर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी साइंस। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी क्या कर रहा है ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेरीज इन अ ग्रेट डील डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी वेरी कर रहा है क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। दूसरा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। तीसरा प्रेशर के ऊपर, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे इसकी मेजरमेंट की जाती है। मटेरियल को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एज कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है वो कंडक्टर है, जिनकी कंडक्टिविटी मॉडरेट है वो इंसुलेटर है, और जिनकी मॉडरेट है वो सेमीकंडक्टर है, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो है, नेग्लिजिबल है, वो हमारे इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, metal and their alloy have very large conductivity, so they are known as conductor. Certain non-metals, कुछ non-metals like carbon black, graphite and some organic polymers have electronic conductivity. ये है क्या है, ये हैं तो हमारे नॉन मेटल की तरह काम करते हैं, बट ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी कंडक्टिविटी शो करते हैं, और इनके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी है। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, ceramics have low conductivity, so they are known as insulator. Substance like silicon, doped silicon, graphite, gallium arsenide having conductivity between conductor and insulator, so are they are known as semiconductors. ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यानी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सर्टेन मिनरल्स, कुछ मिनरल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, उन्हें हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। सुपर कंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी गिवन
वेरी 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 लो टेम्परेचर के ऊपर, जब इनका टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, तब ये इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, रेजिस्टेंस टेंस कर रहा है अगर जीरो को, तो कंडक्टिविटी किसको टेंड्स करेगी, इन्फिनिटी को। 1/0 इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी को टेंड करने का मतलब क्या है कि इनकी कंडक्टिविटी वेरी 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 लार्ज होती है, इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ओनली मेटल्स एंड देयर एलोय, अगर मेटल और उनके एलोय की बात करें तो वो लो टेम्परेचर के ऊपर, ये आप कह सकते हो 0 से लेके 15 केल्विन तक, दे बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स, वो सुपर कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुपर पेयर्स बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, बट अभी यहाँ पे इतना ही है। ठीक है, बट नाउ अ डे सर्टेन मटेरियल एंड मिक्स्ड ऑक्साइड आर नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। अब हम आजकल हम क्या करते हैं, हमारे मटेरियल्स का और उनके साथ ऑक्साइड को मिक्स ऑक्साइड करके उनकी क्या कर सकते हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो करवा सकते हैं। और टेम्परेचर कितना ले सकते हैं, 150 केल्विन तक टेम्परेचर तक। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस थ्रू द मेटल इज कॉल्ड द मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अगर मेटल में से फ्लो हो रही है तो इसे मेटालिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर 1 नेचर, कि उस मेटल का नेचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की वजह से वो अपने अंदर ग्रेफाइट और डायमंड है तो एक जैसे ही, लेकिन डायमंड में करंट पास नहीं होती और ग्रेफाइट करंट को पास कर रहा है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर की वजह से। सेकंड है हमारे पास उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, लो, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी हो जाती है हाई, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यही कारण है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर है जहाँ पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। So as the electron enter in one end go to the other end, uh, composed of electronic conductor remain unchanged। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स को अनचेंज करें तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से एंटर कर रहे हैं और दूसरे एंड से बाहर आ रहे हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टेंस थ्रू सेमीकंडक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्स। कंडक्टर में तो सेम ही रहेगी कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं और जितने इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं वो सेम रहती है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में जितने एंटर कर रहे हैं और जितने लीव कर रहे हैं वो तो सेम है, लेकिन इनसाइड जो होते हैं कंपोजिशन इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफरेंट होती है, इन दोनों की इक्वल नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, हमने 11th क्लास में चैप्टर 7 के अंदर पढ़ा था कि इवन इन प्योर वाटर हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल आयन। अगर हम पानी की इस प्योर वाटर भी है तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। इट्स लीड्स टू लो कंडक्टिविटी, और जिसकी वजह से लो कंडक्टिविटी होगी। जब इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिजोल्व करेंगे, दे फर्निश देयर ओवन आयन, वो अपने आयन को क्या करेगा, फर्निश करेगा। ठीक है, in the solution, hence its conductivity is also increased, so conductivity increases, and conductance of the electricity by the ion present in the solution is called the ionic कंडक्टेंस। ठीक है, तो वो कंडक्टेंस, अगर वो कंडक्टेंस जो किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होगी, तो उस कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे, आयनिक कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, सो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या आयनिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है हमने जो ऐड किया है सॉल्यूशन के अंदर वो कैसा है, आयंस का साइज कैसा है। ठीक है, उनकी सॉल्वेशन कैसा है, वो सॉल्यूबल है भी या नहीं है, उनका सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कितनी है, यानी कि उसके अंदर आयन मूव कर सकते हैं या नहीं, कंसंट्रेशन कितनी है और टेम्परेचर कितना है, इन चीज़ों के ऊपर आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है। नेक्स्ट है passage of direct current to the ionic solution over prolonged period can lead to change in composition of electrochemical reaction। अगर आप डीसी करंट को काफ़ी लंबे समय तक पास करोगे
तो वो कंपोजिशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट कैसे होती है कंडक्टिविटी की? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास वेल नोन इंस्ट्रूमेंट है कोई भी अननोन रेजिस्टेंस का, एक्यूरेट मेजरमेंट करने हमें अननोन रेजिस्टेंस का, तो हम किससे मेजर करते हैं, वीट स्टोन ब्रिज से करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का अगर निकालना है तो वी फेस टू प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट, पासिंग द डायरेक्ट करंट चेंज द कंपोजिशन, अगर हम डायरेक्ट करंट को पास करेंगे तो कंपोजिशन को चेंज कर देगा। सेकेंडली क्या होता है, सॉल्यूशन कैन नॉट कनेक्ट टू ब्रिज लाइक मेटेलिक वायर, सॉल्यूशन को हम ब्रिज में मेटेलिक वायर की तरह नहीं कर सकते, जैसे कि हम सॉलिड कंडक्टर के अंदर होता है कि वायर को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो फर्स्ट डिफ़िकल्टी तो हमने कैसे सॉल्व कर दी, हमने एसी करंट को यूज़ करके। सेकंड हम कैसे करेंगे, हमने एक स्पेशल वेसल बनाया जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइन में हमारे पास लैब में ये मिल जाते हैं। तो ये रहा आपका कंडक्टिविटी सेल का डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लैटिनियम का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी प्लैटिनियम का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये वैसे ही ट्यूब है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वायर को कनेक्ट कर सकते हैं इस वाले पोर्शन के अंदर। या फिर आप क्या कह सकते हो, इस तरह से सेल मार्केट में मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये प्लैटिनियम के दो इलेक्ट्रोड्स हैं और यहाँ पे हम कंडक्टिंग वायर को अटैच कर सकते हैं। तो ये सेल कैसे होते हैं, इन सेल के अंदर क्या होता है, दो प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड होते हैं, कोटेड होते हैं प्लैटिनियम ब्लैक से, जिनका क्या होता है, दीज हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच का, उसे हम एल कहेंगे। ठीक है, therefore solution confined between the electrode of is a column of length L, तो solution इस लेंथ L के बीच में होता है, एरिया A के बीच में। तो रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, रो L बाई ए, यानी L 1/kappa A। ठीक है, सो जो भी क्वांटिटी है L बाई ए, इसे हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, इसको किसे नोट करते हैं, G स्टार से। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस, कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है और उनका एरिया कितना है। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, लेंथ इनवर्स है। ठीक है, जो मेज़रमेंट है ए एल और ए की, वो इनकन्वीनियंट है क्योंकि हम इसे नहीं कर सकते, इसलिए सेल कांस्टेंट को हम डिटरमाइन करते हैं जब भी हमें क्या निकालना है, अननोन सेल का हमें क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और हमें उसकी कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की पता ही होती है। ठीक है, जैसे KCl सॉल्यूशन है तो उसकी जो किसी अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उसकी कंडक्टिविटी आपको नेट से आराम से मिल जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर मुझे क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकाल, तो सेल कांस्टेंट क्या होगा, L बाई ए, और आप कह सकते हो R कापा के इक्वल होता है। तो R क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इंटू में कापा। तो ये आपके पास कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है, कंडक्टिविटीज़ दे रखी है KCl सॉल्यूशन की। ठीक है, यहाँ पे आपके पास गिवन है अलग अलग फॉर्म के अंदर। वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड, जैसे हमें सेल कांस्टेंट पता चल जाए, वी कैन यूज इट फॉर मेजरिंग द resistance or the conductivity of any solution. Set up the arrangement as shown in figure, अरेंजमेंट करेंगे हम जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है इस तरह से। ये हमारे पास हो गया यहाँ पे R1, ये हमारे पास हो गया R2, ये हो गया हमारे पास R4, ये हो गया हमारे पास R3। इन सबको क्या करेंगे, ब्रिज की फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, इसलिए से व्हीटस्टोन ब्रिज का है। ठीक है, तो इसमें हम ब्रिज की फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई स्विच है और ये हमारा डिटेक्टर है जो हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि पाथ में करंट फ्लो हो रही है नहीं है। मोस्टली डिटेक्टर की जगह हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R3 एंड R4। ठीक है, और एक वेरिएबल है, ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, और जो R1 है उसकी वैल्यू हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और एक तरफ हमारा क्या है, कंडक्टिविटी सेल है जिसका रेजिस्टेंस ने R2 मान लिया।
अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करेंगे, इस फीड बाय ऑसिलेटर ओ, हमने यहाँ पे एक ऑसिलेटर लगा दिया जो क्या कर रहा है यहाँ पे जिसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है 550 से 5000 साइकिल पर सेकंड होनी चाहिए। 550 से 5000 यानी कि एक सेकंड के अंदर इतने नंबर ऑफ एसी वेव्स आनी चाहिए। ठीक है, पी जो है हमारे पास डिटेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे जब ब्रिज, जब डिटेक्टर है, डिटेक्टर में से ब्रिज कब बैलेंस होगा, जब इस डिटेक्टर में से कोई करंट पास नहीं होगी। और इस कंडीशन के अंदर जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, R2 इज इक्वल टू R1 R4 डिवाइडेड बाई I3, यानी इसका रेशियो डिवाइडेड बाई इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 की वैल्यू निकाल देंगे। नाउ हमारे पास जो इनएक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर हमारे पास है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कंडक्टिव सेल का कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हमें कंडक्टिविटी निकालनी है तो यहाँ से हमने जो भी हमारे पास वैल्यू आई है R2 उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेल कांस्टेंट को R2 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की हम कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर। इसने क्या कहा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या कह रहा है, द कंडक्टिविटी सॉल्यूशन इन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर डिफर ड्यू टू चेंज चार्ज एंड द साइज ऑफ आयंस। आयंस के साइज की वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, कई बार डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ आयन और ईज विद विच द आयन मूव अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट इट, वो क्या कारण है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन और आयन कितनी तेज़ी से उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मूव कर सकते पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ठीक है, सो बिकम नेसेसरी टू डिफाइन फिजिकली, तो हमें डिफाइन करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम क्या एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से। ठीक है, लैम्डा का मतलब कंडक्टिविटी, एम का मतलब मोलर। सो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, कापा डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, इसके इक्वल होती है। इन द अबव इक्वेशन कापा की जो फॉर्मूला है वो है साइमन, वो है हमारा साइमन पर मीटर इनवर्स, एंड जो सी जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन जिसकी यूनिट होती है मोलर पर मीटर क्यूब। सो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आएगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोलर। इट में बी नोटेड एक मोलर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100 लीटर पर मीटर क्यूब मोलैरिटी, यानी मोल पर लीटर के इक्वल होगा। ठीक है, सो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये कितना आएगा हमारा, कापा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में मोलैरिटी। ठीक है, और अगर हम जो साइमन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी यूनिट यूज़ कर रहे हैं, कापा की, एंड मोलर पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है हमारे पास यहाँ पे, कंसंट्रेशन की है। देन द यूनिट जो हमारे पास बनेगी इस बेसिस से लैम्डा की, वो बनेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और अगर हम, ये तो था हमारे पास, अगर हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हम इस इक्वेशन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कापा सेंटीमीटर पर स्क्वायर इंटू में 1000 सेंटीमीटर पर लीटर एंड मोलैरिटी। अगर हम सेंटीमीटर में करें, देखो यहाँ पे मीटर क्यूब है, और अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में कर रहे हैं तो ये यूनिट इस तरह से, ये जो फॉर्मूला आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो बोथ टाइप ऑफ यूनिट आर लिटरेचर, दोनों तरह की यूनिट आपके लिटरेचर में है, तो ध्यान रखना है आपको। एक साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल किसके इक्वल होता है, 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के, और एक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल के इक्वल होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये क्वेश्चंस भी।